Assalamualaikum class. Today we are going to discuss the lecture of differential geometry. It is our first lecture after midterm. So our topic of discussion is fundamental theorem of space curve. So we are going to discuss the theorem. First of all, let us read statement. A curve in space is uniquely determined except for its position when curvature and torsion are given as a function of arc length s. As you can see that here we discuss the concept of curvature and torsion, which we represent previously. For curvature, we use the term kappa, notation kappa, and for torsion we use ta. So, and for curve we usually presented it with c or as a parameterized term as r of t or r of gamma of s, right? So here let's read it again. A curve in space is uniquely determined except for its position. Position is represented by gamma when curvature kappa and torsion ta are given as a function of arc length s. This means here if kappa is represented as kappa of s and torsion ta is represented as ta of s, then they can say that every curve has unique curvature and torsion. Mean two different curve may not have same curvature or torsion. That means it's not possible that curvature of s is equal to curvature 1 of s or ta of s is equal to ta 1 of s. Two different curvature, two different torsion, they are same, but gamma of s इज़ नॉट इक्वल टू गैमा 1 ऑफ एस. इसका मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में कर्वेचर और टॉर्शन किसी दो कर्व्स के सेम हो और वो कर्व आपस में सेम ना हो. ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर तो किसी भी दो कर्व्स के कर्वेचर और टॉर्शन इक्वल हैं, इसका मतलब कि वो दोनों एग्जैक्टली सेम कर्व हैं. ठीक, दैट्स वाई वी से एवरी कर्व हैज़ यूनिक कर्वेचर एंड टॉर्शन, राइट? नाउ we are going to prove it. Suppose we have two different curves C1 and C2. Suppose we start with two different curves C1 and C2, right? अब क्योंकि दो different curves ले रहे हैं, C1 जस्ट कर्व की टर्म है. अगर मैं इसको पैरामीटराइज्ड कर्व के स्टाइल में लिखूं तो लेट से मैं इसके लिए गैमा 1 ऑफ एस लेती हूँ. सही. C1 कर्व जो है पैरामीटराइज टर्म में इस तरह से डोनेट होगा. इसी तरह से C कर्व पैरामीटराइज टर्म में गैमा ऑफ S के साथ डोनेट होगा, राइट? यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि C1 और C जो हैं वो दो डिफरेंट कर्व्स हैं, सच डेट उनके कर्वेचर और टॉर्शन हम लोगों ने किस तरह से सपोज किए हैं कि कर्वेचर C का जो कर्वेचर है कैपा और C1 का जो कर्वेचर है कैपा 1 वो आपस में इक्वल है. ठीक, सिमिलरली C का जो टॉर्शन है टा और C1 का जो टॉर्शन है टा 1 वो आपस में इक्वल है. इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग कर्वेचर और टॉर्शन दोनों के सेम रख रहे हैं, लेकिन दोनों कर्व्स को दो मुख्तलिफ कर्व्स सपोज करके चल रहे हैं. एट द एंड हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों कर्व्स एग्जैक्टली सेम थे. ठीक, सो हम लोगों के पास दो कर्व्स हैं और उनके रेलिवेंट जो हैं कर्वेचर और टॉर्शंस गिवन है. ठीक, नाउ अगली चीज़ जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने कंसीडर की है. इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें टेंजेंट, बाइनॉर्मल और नॉर्मल कंसीडर किया गया है. हम लोगों ने कहा था कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इसके बाद से हम लोग जो है
टर्म्स को या किसी भी डायग्राम को इन रिस्पेक्ट ऑफ टी एंड बी फ्रेम में देखेंगे, टेंजेंट, नॉर्मल, बाय नॉर्मल, टी एन बी, इस चीज़ की बात हुई थी, हम लोग इसको टी एन बी फ्रेम में देखेंगे। टी एन बी फ्रेम के हिसाब से टेंजेंट, नॉर्मल और बाय नॉर्मल, सही। अब अगर तुम लोग देखो तो एक टेंजेंट हम लोगों ने कर्व सी का लिया हुआ है, सही। अब जो सी है उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कैपा ऑफ एस है, टा ऑफ एस है, टी है, बी है, एन है, सही। ये सारे जो हैं वो सी कर्व की इंफॉर्मेशन है। अगर मैं C1 कर्व लेती हूँ जिसको मैंने गैमा 1 ऑफ एस से कहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या चीज़ें ली हुई हैं, कर्वेचर 1, टा 1, इसी तरह से टेंजेंट 1, बायनॉर्मल 1 और नॉर्मल 1, सही। सो जहाँ जहाँ पे हम 1 देखेंगे इसका मतलब कि वो C1 कर्व की टर्म्स हैं, और जहाँ जहाँ हम जस्ट सिंपल टी एन बी या सिंपल नोटेशन देखेंगे वो हमारे पास सी कर्व के लिए इस्तेमाल होनी है, सही। अगर आप लोग यहाँ चेक करो तो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया गया हुआ है, एक टेंजेंट सी के लिए और एक हमारे पास C1 के लिए, सही। सिमिलरली हमने इसमें बायनॉर्मल वाली टर्म ऐड की है और नॉर्मल वाली टर्म ऐड की है, ठीक। तो हमारे पास ये टर्म बन रही है कोई टी डॉट T1 एक डॉट प्रोडक्ट प्लस बी डॉट B1 दूसरी डॉट प्रोडक्ट एन डॉट N1 तीसरी डॉट प्रोडक्ट, सही। ये टर्म ली है, ये एक्सप्रेशन ली है, और नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने किया है वो उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू S, सही, आर्क लेंथ S के हिसाब से ये हमारे पास बन रहा है, ठीक। क्योंकि टी एन बी सी कर्व के लिए और C1 कर्व के लिए दोनों S पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब कि यहाँ बारी बारी इन 6 नोटेशन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, जिसका मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सही। सो हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं लेना। एक दफ़ा हम लोगों ने T1 का डेरिवेटिव लिया, T एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल, T एज इट इज़ छोड़ दिया, T1 का डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट टर्म में हम लोगों ने T1 को एज इट इज़ छोड़ दिया है और T का डेरिवेटिव ले लिया। सिमिलरली यही काम हम लोगों ने B के लिए किया, सिमिलरली यही काम हम लोगों ने N के लिए किया। इसका मतलब मेरे पास 6 डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो डेरिवेटिव के एंड में आ गए, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं सेरेट-वर्नर फार्मूला। हम लोगों ने ऑन गोइंग लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि जब T का डेरिवेटिव लिया जाता है, T विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट, जब उसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू S, मतलब T ओवर TS, T का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो हम लोगों के पास वो बेसिकली आ रहा था कैपा N डैश के, कैपा N के, सही। इसी तरह से हम लोगों ने B डैश की वैल्यू निकाली हुई है, वो माइनस टा N के बराबर है, और इसी तरह से हमने N डैश की वैल्यू निकाली हुई है। यहाँ पे हमने किस तरह से वैल्यू निकाली है वो डिस्कस नहीं करे, जस्ट उसको यूज़ करने लगे हैं। वो हमारे पास था टा बी माइनस कैपा टी, इसमें कैपा पहले वाली टर्म लिख लो, सेकंड लिख लो, डजेंट मैटर, राइट। सो हमारे पास टी डैश, बी डैश, एन डैश की वैल्यूज़ है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हो रही थी टी डॉट T1 डैश, राइट। सो हमें ये पता है कि T डैश जो है वो कैपा N के बराबर है। अगर हम T1 डैश की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली आ जाएगा कैपा इंटू N1, राइट, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव कैपा N के बराबर है, और अगर T1 स्पेसिफिक है तो वो N1 बन जाएगा। यही टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है। अगर तुम देखो इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस की, सॉरी, ये वाली वैल्यू जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस की हुई है। T एज इट इज़ छोड़ दिया हुआ है, T1 डैश की जगह पे कैपा N डैश आ गया, कैपा N आ गया, राइट। इसी तरह से ये T1 को रिप्लेस किया था, जब T को रिप्लेस करेंगे तो सिंपल कैपा N आ जाएगा, ठीक। और यही टर्म हम लोगों ने बाकी सारी यही जो टेक्निक है वो बाकी सारी टर्म्स में भी इस्तेमाल की है। मतलब B डैश का डेरिवेटिव वैल्यूज पुट की, N डैश की वैल्यू पुट की, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। ओके जी, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि अगर प्रीवियस इक्वेशंस को तुम चेक करो तो हम ये सपोज करके चल रहे थे कि हेयर कर्वेचर ऑफ C इज एग्जैक्टली इक्वल टू कर्वेचर ऑफ C1, राइट। सो here we are going to replace the curvatures, kappa 1
is replaced with kappa already. This one ta1 is replaced with ta already. ta1 is replaced with ta, kappa 1 is replaced with kappa और so on, right? एक दफ़ा अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं सो हमारे पास कैपा टी एन, ओके यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म्स थी, 8 ये इस तरह से कन्वर्ट हुई कि जब ये ब्रैकेट्स में आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 8 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ वेरी फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं चेक करूँ तो कैपा टी एन 1, सही. इसी रिप्लेसमेंट में अगर मैं ये देखूं तो हमारे पास आ रहा है माइनस कैपा कैपा टी एन 1, ओके. इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर मैं ये वैल्यू देखूं कैपा टी एन 1, सही. सो हेयर पॉजिटिव साइन, सेकेंड वन हैज़ अ नेगेटिव साइन, सो हेयर 1 1 ये आपस में कैंसिल हो गया. सिमिलरली अगर ये ऊपर नीचे वाली टर्म्स देखी जाए तो ये आपस में कैंसिल हो रही हैं 2 2, ओके जी. बी एन वन टा प्लस माइनस हेयर 3 3 एंड लास्ट वन 4 4. सो ये वाली एक्सप्रेशन जो हम लोग जिसका डेरिवेटिव लेके चले थे एट द एंड सारी इक्वेशंस हमारे पास कैंसिल आउट हो गई हैं और जो वैल्यू बची है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बच रही है. एग्जैक्टली इक्वल टू हमारे पास जो है वो 0 बच रही है वैल्यू. राइट हो गए? ओके जी.